नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तालिबान के आगे अफगानिस्तान ने टेके घुटने, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। सूत्रों की माने तो सत्ता हस्तांतरण की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमरुदुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है और वे तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं भारत समेत कई देश अपने अपने नागरिकों और राजदूतों को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर राजधानी काबुल में रात 9 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और लोगों को घर से निकलने की मनाही है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीनी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दे, और ऐसा ही हुआ। रविवार को राष्ट्रपति आवास पर हुई सत्ता सौंपने की प्रक्रिया के बाद अफगान में तालिबानी युग की वापसी हो गई है। सूत्रों के अनुसार अली अहमद जलाली अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों अफगानिस्तान के 3 अधिकारियों ने बताया कि तालिबान राजधानी में कलाकन, काराबाग और बगमान जिलों में है। उसने अपने आक्रमण को तेज करते हुए देश पर कब्जा जमा लिया है और अफगान सुरक्षा बलों को अमेरिकी सेना के हवाई सहयोग के बावजूद खदेड़ दिया। इसने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है और उन्होंने सवाल उठाया है कि अमेरिका के प्रशिक्षण और अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद सुरक्षा बलों की स्थिति खराब कैसे हो गई। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी सेना ने अनुमान जताया था कि 1 महीने से भी कम समय में ही तालिबान राजधानी पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया अगले 25 साल का विजन। जानिए क्या क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आज देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में दुनिया की वर्तमान चुनौतियों के बीच मजबूत होते भारत की बात रखी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए करी। दोस्तों लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 8वीं बार तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के लिए अनगिनत वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में नए भारत के अगले 25 साल का विजन भी पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। यह पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। कल ही देश ने भावुकपूर्ण निर्णय लिया। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ओलंपिक में जिन एथलीटों ने हमें गौरवान्वित किया है वे आज यहाँ हमारे बीच है। मैं राष्ट्र से आज उनकी उपलब्धि की सराहना करने का आग्रह करता हूँ। उन्होंने न केवल हमारा दिल जीता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोरोना वैश्विक महामारी का भी जिक्र करते हुए देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक हो, सेवा में जुटे नागरिक हो, वे सब भी वंदन के अधिकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा नए भारत के सृजन का अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक लेकर जाएगी। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लेकर, व्यापारी वर्ग को लेकर भी बातें कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से वतन लौटे भारतीय। तालिबान के कब्जे के बीच भारतीयों को निकालकर लाई एयर इंडिया। 129 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने वाली है। डर के इस माहौल के बीच काबुल में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया सुरक्षित वतन वापस ले आई है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट रविवार शाम को काबुल से भारतीयों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। फ्लाइट रडार के मुताबिक एयरबस A320 फ्लाइट ने 12:43 पर दिल्ली से उड़ान भरी और 2 घंटे बाद 2:45 पर काबुल में लैंडिंग की। इसे काबुल से शाम 4:15 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन यह 5:03 पर उड़ान भर सकी। यह फ्लाइट 129 यात्रियों को लेकर आई है। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने के करीब है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, सैनिक स्कूलों में लड़कियां भी ले सकेंगी एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कई सारे ऐलान किए हैं। उनमें से एक बड़ा ऐलान यह है कि अब सैनिक स्कूलों में लड़कियां भी एडमिशन ले सकेंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले तक केवल लड़के ही सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले सकते थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक इस तारीख से होने जा रही है बैन। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बाजार से सामान लाने से लेकर चीजें पैक करने तक के लिए लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को अगले साल से बैन करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई 2022 के बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान को बनाने, स्टॉक में रखने और बेचने पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा। केंद्र ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत अगले साल जुलाई से बैन होने वाली वस्तुओं की एक सूची जारी की है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली कई चीजें शामिल है। इन वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। दोस्तों, जिन वस्तुओं पर बैन लगने वाला है उनमें ईयरबड्स और प्लास्टिक स्टिक है, गुब्बारे वाली प्लास्टिक की स्टिक है, प्लास्टिक के झंडे हैं, कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक है, सजावट के लिए पॉलीस्टाइलिन यानी कि थर्माकोल है, प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच, चाकू और ट्रे जैसे प्लास्टिक के बर्तन हैं, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगी होने वाली प्लास्टिक, 100 माइक्रोग्रेन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेघालय के गृह मंत्री का इस्तीफा। स्वतंत्रता दिवस पर हिंसा के बाद शिलोंग में कर्फ्यू, इंटरनेट पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुई हिंसक घटनाओं के बाद रविवार की शाम राज्य के गृह मंत्री लखन रिबुई ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसक घटनाओं के बाद शिलांग में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, राजधानी मेघालय और राज्य के कई अन्य हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू 17 अगस्त तक लागू रहेगा। सरकार ने कहा है कि मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। शिलांग के जाओ इलाके में दोपहर अज्ञात लोगों ने माकवियोन पुलिस चौकी के एक पुलिस वाहन में आग लगा दी थी। चौकी के प्रभारी सहित वाहन पर सवार पुलिस कर्मियों की इस घटना में बाल बाल जान बची है। दोस्तों, पूर्व विद्रोही नेता चेरिस स्टारफील्ड थ्यांगखू की उनके घर पर पुलिस छापेमारी के दौरान मौत के बाद शिलांग के कुछ हिस्सों में एक असहज शांति देखी गई है। इसी वजह से शिलांग के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन के बिना छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाएं या नहीं। 90% पेरेंट्स ने कहा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में हर वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। पिछले वर्ष से ही स्कूल बंद हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों ने बड़ी क्लासेस के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने की परमिशन दे दी है। राजधानी दिल्ली सहित ज्यादातर राज्यों में छोटे बच्चों के लिए स्कूल अभी भी बंद हैं। इसी बीच एक सर्वे में पेरेंट्स की राय सामने आई है कि क्या वे आज के हालात में बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है या नहीं। सरकार बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के प्लान पर तेजी से काम कर रही है। इसी दौरान दोस्तों, छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाने की योजना को लेकर पेरेंट्स के सामने लगातार चिंता बनी हुई है। पेरेंटिंग ब्रांड रिबिटेट नामक संस्था द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला है कि 10 में से 9 माता पिता अपने बच्चों के लिए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिबिटेट ने बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में माता पिता की राय जानी और सर्वे किया कि क्या माता पिता अपने बच्चों को टीकाकरण के बिना स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। इस सर्वे में सामने आया कि ज्यादातर पेरेंट्स वैक्सीनेशन के पक्ष में थे। 10 में से सिर्फ एक माता पिता अपने बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते थे। सर्वे में शामिल कुल पेरेंट्स में से 1.2% पेरेंट्स ने बच्चों के लिए टीकाकरण को जरूरी नहीं माना। 5.6% पेरेंट्स कंफ्यूजन में थे और 93.2% पेरेंट्स ने माना कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति गनी के तालिबान छोड़ने के बाद तालिबान का आया नया फरमान, तुरंत काबुल को छोड़ दें विदेशी नागरिक या फिर रहने के लिए करवाएं रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मजार शरीफ और जलालाबाद के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े और मुख्य शहर काबुल पर भी कब्जा कर लिया। काबुल का तालिबान आतंकवादियों के कब्जे में आना अफगानिस्तान सरकार की सबसे बड़ी हार है। काबुल पर कब्जा करते ही अब तालिबान ने विदेशियों को काबुल छोड़ने का फरमान सुनाया है। जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान पर पकड़ बना रहा है, वैसे वैसे वह नागरिकों पर नए नए पाबंदियां भी लगा रहा है। अल अरेबिया के बयान के अनुसार तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद विदेशी नागरिकों को काबुल छोड़ने के लिए कह दिया है। बयान के मुताबिक जो विदेशी काबुल में रहना चाहते हैं उन्हें तालिबान के आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तालिबान ने जोर देकर कहा कि विदेशी देश छोड़ सकें, इसके लिए काबुल हवाई अड्डों के रास्ते खाली करेंगे
और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका संचालन पूरी तरह से चालू रहेगा। लेकिन यहाँ बचे रहेंगे उनको आंदोलन के प्रतिनिधियों के पास अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। विदेशियों के साथ साथ तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना के लिए भी संदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार की सेना भी अपने घर लौट सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनावों में इस्तेमाल करते हैं फिर बेदखल करते हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को परोक्ष रूप से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है और इशारों में यह भी बताया है कि कैसे चुनावों में पंजाब का हित चाहने वालों का इस्तेमाल किया जाता है। वह चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उनकी अनदेखी होती है। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि वे योग्यता का सम्मान करेंगे और सभी को उनका वाजिब हक दिया जाएगा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब से प्यार करने वालों को चुनाव के दौरान शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव जीतने के बाद इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और उनकी जगह मुनाफाखोरी में दिलचस्पी रखने वालों को ले लिया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं योग्यता का सम्मान करूंगा और युवाओं को सम्मान दूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चली लंबी खींचतान और पार्टी आला कमान के दखल के बाद सिद्धू को पिछले महीने ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,69,88,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43,59,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका सबसे ज्यादा है। अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों इस वक्त तक भारत में 3,21,92,000 से ज्यादा इस महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इनमें से भी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरला है। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस 2021 बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आजादी का गला घोटने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आजादी का गला घोटने की कोशिश करने वाली सभी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। सीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक परेड के दौरान पुलिस की विभिन्न शाखाओं की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुलिस कर्मियों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस स्मारक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिनकी 125वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई थी। दोस्तों ममता बनर्जी ने हालांकि लोगों को संबोधित नहीं किया, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, आइए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी मिलकर उन सभी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें जिनका उद्देश्य हमारी आजादी को दबाना है। हमें उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस दिन के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और कठिन लड़ाई लड़ी। मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत इन राज्यों के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। इस दिन होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में एक बार फिर उष्म भरी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आशंका जताई है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने
के कारण आने वाले 4 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। यह पश्चिम दिशा में दक्षिण मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी और मानसून की टर्फ खींचेगी। यही वजह है कि 19 अगस्त से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। हालांकि इससे पहले 16 अगस्त को दिल्ली में मौसम करवट ले सकता है। वहीं दोस्तों, अगर राजस्थान के मौसम की बात करें तो यहाँ पर फिर 18 अगस्त के बाद से बारिश शुरू हो सकती है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में 18 अगस्त को भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ बारिश का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को भारी बारिश को लेकर 3 दिन का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया था। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 3 दिन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ और महंगा, चांदी भी उछली। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 222 रुपए की तेजी के साथ 45,586 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। जबकि दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी 100 रुपए की तेजी के साथ 61,045 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है, जो कि एक दिन पहले 60,945 पर थी। वहीं दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1757 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.30 प्रति औंस पर सपाट रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईफोन 13 की कीमत का हुआ खुलासा। करीब 52,000 रुपए में मिल सकता है एप्पल का नया फोन। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने एप्पल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज का एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। अपने वार्षिक इवेंट में एप्पल 13 के 4 मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं और आने से पहले ही इस फोन ने मार्केट में और लोगों के बीच हंगामा मचा रखा है। दोस्तों, एप्पल ने आधिकारिक तौर पर तो ज्यादा जानकारी नहीं दी है, पर और कई सारे सूत्रों से इस फोन की कीमत, फीचर आदि का अनुमान लग रहा है। इन लीक्ड खबरों के जरिए आईफोन 13 के संदर्भ में अब और नई खबरें सामने आई है। दोस्तों, इंडस्ट्री के विश्लेषक ट्रेड फोर्स ने एक नई विशेष रिपोर्ट में यह कहा है कि आईफोन 11 13 कई मायनों में आईफोन 12 से बेहतर होगा। कंपनी फिर भी इस साल इसके दाम को नहीं बढ़ाने का सोच रही है। ट्रेंड फोर्स की रिपोर्ट ने आईफोन 13 के विभिन्न मॉडल्स के अनुमानित दामों को सामने रखा है। उनके हिसाब से आईफोन 13 मिनी 699 रुपए 128 GB कीमत का हो सकता है। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा है आईफोन 13 प्रो की शुरुआती कीमत 999 रुपए हो सकती है, जो कि 64 GB वाला होता है। इसके अलावा आईफोन 13 मैक्स प्रो, जो कि 64 GB का होता है, उसकी शुरुआती कीमत $1,099 हो सकती है। हालांकि दोस्तों, ये सारी कीमतें यूएस बाजार के अनुसार है। भारतीय बाजार में इनकी कीमतें 28% GST लगाकर और ज्यादा होने वाली है। वैसे अभी तक यह ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यही कीमतें सामने आ रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे लंबे समय तक कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन व्यक्ति का नाम जिन्होंने की भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।